नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां आज हम उन स्टूडेंट्स की बात करने जा रहे हैं जो इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट कोड है BHIC 134 और सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक, यानी कि 1707 से 1950 तक। जहां आज की इस वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है 18वीं सदी की व्याख्या। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे सामने 2 क्वेश्चन आएंगे और इन 2 में से ही एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आना भी चाहिए। जहां पहला क्वेश्चन ये होगा कि 18वीं सदी की विशेषताएं बताइए तथा इससे संबंधित वाद विवादों की चर्चा कीजिए। वहीं दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है, वो चैप्टर से क्वेश्चन ये बनता है कि मुगल साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए चैप्टर को पढ़ते हैं हम। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ साथ यदि वीडियो आपको ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं तो कमेंट करना भी ना भूलें। तो चैप्टर की सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है, जहां प्रस्तावना हमें यह बताती है कि 18वीं सदी में वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से 18वीं सदी को पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, जब हम 18वीं सदी की बात करते हैं तो सन 1701 से लेकर 1799 तक की बात करते हैं। इस सदी की अगर मैं बात करूं तो इस सदी में बहुत सारी घटनाएं घटी। लाइक डेट 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक मुगल साम्राज्य में आए, वो सारे के सारे शासक निर्बल और अयोग्य थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में बहुत सारी छोटी छोटी महाशक्तियों का उदय हुआ। यानी कि जहाँ 1707 से पहले भारत के अधिकतर हिस्सों पे मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था, तो वहीं औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण छोटी छोटी जो सत्ताएं जैसे हैदराबाद, मैसूर, इन सब का उदय हुआ। इसके साथ ही साथ बाहरी आक्रमण हुए इसी दौरान, और सबसे बड़ी बात ये रही कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में अपना कब्जा जमाने लगी। तो इसी से रिलेटेड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए आपकी किताब में भी देख लेते हैं आपकी किताब क्या कह रही है। तो जब हम किताब की बात करते हैं तो किताब सबसे पहले यही बात बता रही है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो 18वीं सदी वह समय है जब हमारी परंपराएं समाप्ति की ओर जा रही हैं। मुगल साम्राज्य बिल्कुल असुरक्षित हो चुका है। उसके किलों को अफगानी लुटेरे यानी कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बार बार आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा है। उधर बात की जाए दूसरे क्षेत्रों में तो मराठों की शक्ति बढ़ रही है। इसके अलावा जाटों का विद्रोह, रोहिल्लाओं का विद्रोह और सिखों का विद्रोह हो रहा है। परिणामतः मुगल साम्राज्य की जो बची कुछ निष्ठा है, बची कुछ प्रतिष्ठा है, वो सारी चीज़ें समाप्त हो रही हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। बड़े जो साम्राज्य हैं, बड़े बड़े जो वर्ग हैं, इन पर प्रभाव अलग अलग तरीके से पड़ रहे हैं। मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। राजनीतिक प्रशासन, आर्थिक प्रशासन में जो ईमानदारी थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जितनी तेज़ गति से सारी चीज़ें हो रही हैं, उसकी कल्पना करना भी आश्चर्य से परे है। औरंगजेब के शासनकाल के समय अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य अपनी सर्वश्रेष्ठता पर था, लेकिन उसके जाते के साथ ही भारत में कई छोटी छोटी शक्तियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ यूरोपीय कंपनियों के भी प्रभाव भारतीय राजनीति पर देखा जाने लगा। जब ये परिवर्तन हो रहे हैं तो इन परिवर्तनों की वजह से ही जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, वो इस शताब्दी का अध्ययन करेंगे और इसीलिए ये शताब्दी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और यहीं से भारत का मिडाइवल एरिया से मॉडर्न एरिया शुरू हो जाता है, यानी कि मध्यकालीन से आधुनिक युग शुरू हो जाता है। सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, सारी आर्थिक व्यवस्थाएं, सारी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं यहीं से बदलेंगी। इसलिए 18वीं शताब्दी का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में वाद विवादों की एक रूपरेखा भी हमारे सामने आती है, जहाँ कुछ का मानना होगा कि छोटी छोटी शक्तियाँ राजाओं का समर्थन करेंगी, जबकि कुछ का मानना ये होगा कि छोटी छोटी शक्तियाँ राजाओं का विरोध करेंगी। तो यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन में यही सारी चीज़ें दी गई है। चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है कि 18वीं शताब्दी की मुख्य विशेषताएं बताइए। यहीं से क्वेश्चन भी शुरू होगा। तो एक चैप्टर का छोटा जो इंट्रोडक्शन दिया था उसे मैंने समझाने की कोशिश की है। तो जब हम 18वीं शताब्दी की विशेषताओं की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया, 18वीं शताब्दी की पहली विशेषता ये होगी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा और क्षेत्रीय सत्ताएं अपनी शक्तियां सर उठाने लग जाएंगी। जबकि दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा वो आएगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो हम पहली बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी ने 2 परिवर्तन देखे। पहला, जब मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ और क्षेत्रीय सत्ताएं उभरकर सामने आई। साम्राज्य में बड़े पैमाने पर संकट हुए। परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। क्षेत्रीय शक्तियाँ अपना सर उठाने लगी।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा और बक्सर का युद्ध 1764 में, यहाँ पर 63 लिखा हुआ है बट ये 1764 का युद्ध है। इसके परिणामतः ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रशासनिक कंपनी बन जाएगी और वो भारत के शासन पर सीधा प्रभाव डालेगी। इतिहासकार 18वीं शताब्दी में जो घटनाएं घट रही हैं उसे समझने के लिए दो तरीके से देखते हैं। एक तरीका है दीर्घकालिक और दूसरा है अल्पकालिक। दीर्घकालिक का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक, और अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए। तो जब हम दीर्घकालिक की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 1680 के आसपास ही ऐसी घटनाएं घट रही थी जिससे पता चल रहा था आने वाले समय में मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा है। 1720 तक आते आते राजनीति में स्थिरता के लक्षण दिखाई दे रहे थे। 1750 में कंपनी का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा था और 1820 तक लगातार ये जारी रहेगा। इसके अलावा 17वीं 18वीं शताब्दी के जो 2 दशक हैं शुरुआत के और फिर 19वीं शताब्दी के पहले 3 दशक हैं, उन सबको देखा जाए तो ये सब लंबे समय के प्रभाव वाली घटनाएं थीं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो 18वीं शताब्दी की एक विशेषता ये भी थी, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे सामने 2 दृष्टिकोण आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस दौरान हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, डामाडोल हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना नहीं। कितनी भी घटनाएं भारत में घट रही थी, भले ही राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, भले ही राजनीतिक सत्ता आ जा रही थी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ठीक ठाक बनी हुई थी। विश्व की अर्थव्यवस्था से हमारा संबंध था। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में लगातार हमारा व्यापार का नेटवर्क जो था वो बना हुआ था। व्यापार की इस अवधि ने भारत को हमेशा से वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करी हैं। भारत की चीज़ों की डिमांड लगातार यूरोपीय बाज़ारों में बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक थी। भारत की अर्थव्यवस्था पर इन घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था वैसे ही गतिशील रही जैसे पहली थी। इसके अलावा तो 18वीं सदी की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि 18वीं शताब्दी में 2 घटनाएं सबसे बड़ी रहीं। पहली घटना मुगल साम्राज्य का पतन और दूसरी घटना यूरोपीय महाशक्तियों का उदय। तो आई होप सो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, और अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए, हम इसे और भी ज़्यादा डीपली समझाएंगे। अब बात ये आती है 18वीं शताब्दी से संबंधित वाद विवाद क्या हैं। तो जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वाद विवाद आता है इतिहासकारों के बीच में, वो इतिहासकारों के बीच में वाद विवाद ये आता है। एक तो अर्थव्यवस्था वाली बात मैंने आपको बताई। कुछ लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था का पतन हो गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं अर्थव्यवस्था विकसित हुई। ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना हमारी संस्कृति समाप्त हुई, जबकि कुछ लोगों का कहना नहीं, हमारी संस्कृति और आगे बढ़ी है। हमारी संस्कृति में विभिन्नताएं बढ़ी हैं। हमारी संस्कृति में विभिन्न क्षेत्रीय और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों का मेलजोल बढ़ा है। तो 18वीं शताब्दी किताब आपकी क्या करिए, इसे भी देख लेते हैं। तो 18वीं शताब्दी में जब हम परिवर्तनों की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग व्याख्याएं हैं। हर व्याख्या एक दूसरे से अलग है। मोटे तौर पर जब व्याख्याएं अलग होंगी तो वाद विवाद भी होंगे। वाद विवाद होंगे तो समर्थकों और विरोध में 2 गुटों में बढ़ जाएंगे लोग बाग। 1750 के समय से बात करें तो 2 प्रकार के विचार हैं, एक सेंट्रल और एक क्षेत्रीय। 1750 के बाद हमें 2 विचार भारतीयता और यूरोपीयकरण के समर्थन में मिलते हैं। 18वीं शताब्दी की जब हम शुरुआत की चर्चा करते हैं तो इतिहासकार मुगल साम्राज्य और उनकी संस्थाओं को केंद्रीय समाज और अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका बताते हैं। लेकिन कट्टरवादियों के जो विचार है वो अलग है। उनका कहना है कि इस काल में केवल देश में अराजकता आई, देश में राजनीतिक अव्यवस्था आई, देश में राजनीतिक पतन हुआ, कोई भी पॉजिटिव विचार नहीं आया। विरोधी आंदोलन हुए और बड़े पैमाने पर विदेशी आक्रमण। जबकि जो स्थानीय घटनाएं देखते हैं वो ये कहते हैं जी नहीं, ऐसा नहीं है। मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ उसका एक कारण था क्षेत्रीय स्वार्थ सिद्धि, सरदारों का उदय और बड़े पैमाने पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इसके अलावा 1750 के बाद यूरोप में जब हम बात करते हैं तो विस्तारवादी नीति शुरू हो गई है। इधर ब्रिटेन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसके अलावा और भी यूरोपीय कंपनियां भारत पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। ऐसे में भारत की सरजमी पर इनके बीच में युद्ध शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में अव्यवस्था, अराजकता और पतन ये 18वीं शताब्दी की विशेषताएं हैं और इसी पर वाद विवाद हो रहा है। तो अव्यवस्था हर जगह फैली है, लेकिन दूसरी ओर क्या कहा जा रहा है, नहीं जी उपनिवेशवाद में क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति बढ़ रही है, इसमें अराजकता इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा इसे बताई जा रही है। तो 18वीं शताब्दी संबंधी जो वाद विवाद है, आई होप सो हम इसको करने में सक्षम हैं। आगे चैप्टर में बात की जा रही है मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो जब हम मुगल साम्राज्य के पतन की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य के नष्ट होने की बात करते हैं, तो देखिए इसमें मैं कुछ हेडिंग्स बता रहा हूँ, आप जरूर लिख लीजिएगा और उस हेडिंग को ही आगे बढ़ाकर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात ये होती है मुगल साम्राज्य के पतन का पहला कारण था कि औरंगजेब के बाद कोई भी शासक प्रभावशाली शासक नहीं हुआ, दूरदर्शी शासक नहीं हुआ, शक्तिशाली शासक नहीं हुआ। किसी में भी इतनी सक्षमता नहीं थी कि वो
पूरे के पूरे साम्राज्य को संभाल सके। तो यानी कि पहली हेडिंग बनती है अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी शासन में नहीं आया। दूसरा, कुलीन वर्ग का राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो बड़े बड़े पैमाने पर सूबेदारों के पद थे। इसके अलावा औरंगजेब के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जो बड़े बड़े पदों पर लोग थे, उन लोगों ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। वो लोग अपनी क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो केवल और केवल राजा को एक मोहरा बनाकर रखना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को पूरा करना चाहते हैं। तीसरी बात, राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया है। बड़े पैमाने पर जो जागीरदारी प्रथा चलाई गई थी, उसका अब नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चौथा, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बोझिल हो चुकी है। मुगल साम्राज्य का जो कोष है, खजाना है, उसमें अब इतना पैसा नहीं बचा कि उस साम्राज्य को चलाया जा सके। अगला बड़ा कारण मुगल साम्राज्य के पतन का यह है कि बाहरी आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का जो आक्रमण था, उसने मुगल साम्राज्य की छवि बिल्कुल धूमिल कर दी। और मुगल साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा कारण होगा क्षेत्रीय शक्तियों का सर उठाना। लाइक डेट मैसूर, बंगाल, दक्षिण में मराठे, सिखों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह, रोहिल्लाओं का विद्रोह, इन सब ने मुगल साम्राज्य को बिल्कुल और बिल्कुल उसकी छवि को धूमिल कर दिया। ना सिर्फ धूमिल किया, बल्कि आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी दिखा दिया कि मुगल साम्राज्य वास्तव में कितना कमज़ोर है। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यही सुनहरा अवसर था कि वो मुगल साम्राज्य को धूल चटाए और अपनी सत्ता स्थापित कर ले, और उसने ऐसा ही किया भी। 1800 तक आते आते उसने लगभग मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, और मुगल जो शासक थे वो केवल और केवल कंपनी के पेंशन दे बनकर रह गए। यानी वो कंपनी से पेंशन ले रहे हैं और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और 1857 के विद्रोह के बाद तो पूरी मुगल सत्ता खत्म हो जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रत्यक्ष रूप से भारत पर हो जाएगा। तो इस चैप्टर का लेखा जोखा है। तो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आई होप सो इस चैप्टर से आप सभी आंसर करने के लिए सक्षम हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 18वीं शताब्दी में क्या क्या विशेषताएं रही हैं और 18वीं शताब्दी से संबंधित घटनाओं के लिए इतिहासकारों के बीच में क्या मतभेद रहे हैं, यानी कि वाद विवाद क्या रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। तो आप हेडिंग बना के लिख देंगे। चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि अगली वीडियो हम जल्द से जल्द जारी कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।